हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम करने वाले हैं ग्रुप डी साइंस के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन इज अ स्पेरिकल मिरर एंड अ थिन स्पेरिकल लेंस बोथ हैव अ फोकल लेंथ ऑफ +25 सेंटीमीटर. इट इज़ अ मिरर एंड बी इक्विपाइड. देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी. ओके, एक हमारे पास लेंस गिवन है और एक हमारे पास मिरर गिवन है। दोनों की फोकल लेंथ क्या है? +25 सेंटीमीटर है। ठीक है, मेन नोटिस करने वाली बात यह है कि हमें साइन गिवन है, मीन्स हमें पॉजिटिव साइन फोकल लेंथ के साथ गिवन है। हमें पूछा क्या गया है कि दोनों लेंस और मिरर दोनों क्या हो सकते हैं? बोथ, दोनों कॉनकेव होंगे, दोनों कॉन्वेक्स होंगे, या मिरर जो है कॉनकेव होगा, लेंस कॉन्वेक्स होगा, या फिर मिरर कॉन्वेक्स होगा, लेंस कॉनकेव होगा। देखो, अकॉर्डिंग टू द साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन क्या कहता है कि इस साइड जितने भी, लेफ्ट साइड जितने भी, राइट साइड जितने भी डिस्टेंसेस होंगे वो सारे क्या होंगे? पॉजिटिव, और इस साइड जितने भी होंगे वो होंगे हमारे नेगेटिव। अब हम यहाँ पे कॉनकेव मिरर को जब ड्रॉ करते हैं, दैट इज योर कॉनकेव मिरर, तो कॉनकेव मिरर का फोकस होता है ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। तो फोकल लेंथ जो कॉनकेव मिरर की होगी वो कैसी होगी? दैट विल बी योर नेगेटिव। फोकल लेंथ कॉनकेव मिरर की कैसी होगी? नेगेटिव। तो देखते हैं, इन्होंने फोकल लेंथ दी है +25 सेंटीमीटर, तो कॉनकेव तो हो ही नहीं सकता, मिरर कॉनकेव नहीं हो सकता। ठीक है, सेकंड हम यहाँ पे लेंस ड्रॉ करके देखते हैं। हम यहाँ पे लेंस ड्रॉ करके देखते हैं। लेंस भी कौन सा? कॉन्वेक्स लेंस या कॉनकेव लेंस, एज यू विश। अगर आप यहाँ पे कॉनकेव लेंस ड्रॉ करेंगे, लेट्स सपोज हमने यहाँ पे कॉनकेव लेंस ड्रॉ किया, तो कॉनकेव लेंस का हमें पता है कि ये वाला फोकस एक्टिव होता है। कौन सा फोकस एक्टिव होता है? सॉरी, ये वाला फोकस एक्टिव होता है, ये वाला फोकस एक्टिव नहीं होता है कॉनकेव लेंस का। ये वाला फोकस F2 जिसे हम बोलते हैं, F2 से डिनोट करते हैं सेकंड फोकस को, वो एक्टिव नहीं होता। कॉनकेव लेंस का फोकस कौन सा एक्टिव होता है? जो लेफ्ट हैंड साइड वाला होता है। तो लेफ्ट हैंड साइड में अगेन जो कॉनकेव लेंस की जो फोकल लेंथ आएगी वो कैसी आएगी? नेगेटिव, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे फोकस है और वो वाला एक्टिव, और लेफ्ट हैंड साइड पे जितने भी डिस्टेंस हम मेजर करते हैं वो सारे कैसे लेते हैं? नेगेटिव। तो बोथ कॉनकेव तो हो नहीं सकते। मिरर कॉनकेव हो तो नेगेटिव फोकल लेंथ आएगी, नहीं पॉसिबल है। मिरर कॉन्वेक्स हो, मिरर कॉन्वेक्स हो, ये केस देखते हैं क्या पॉसिबल है। कॉन्वेक्स मिरर को हम ड्रॉ करके देखते हैं। हमें बहुत अच्छे से पता है कि यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस का फर्स्ट फोकस होता है और यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस का सेकंड फोकस होता है, और कॉन्वेक्स लेंस का हमेशा सेकंड फोकस एक्टिव होता है। तभी तो जो रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है कॉन्वेक्स लेंस में, वो थ्रो फोकस चली जाती है। और ये F2 किस साइड है? ऑन द राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड में जितने भी डिस्टेंस हम मेजर करते हैं दे ऑल आर पॉजिटिव। तो मिरर कॉन्वेक्स हो सकता है, लेंस कॉनकेव नहीं होगा, क्योंकि इसने बोला है बोथ हैव पॉजिटिव फोकल लेंथ, दोनों के पास पॉजिटिव फोकल लेंथ है। तो हमारा आंसर विल बी ऑप्शन, बोथ कॉन्वेक्स, दोनों कॉन्वेक्स होंगे, मिरर भी और लेंस भी, अकॉर्डिंग टू द साइन कन्वेंशन भी। और फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स, चाहे लेंस हो चाहे मिरर हो, दोनों की हमेशा पॉजिटिव होती हैं। और फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव, चाहे लेंस हो और चाहे फिर मिरर हो, दोनों की हमेशा नेगेटिव होती है अकॉर्डिंग टू दी साइन कन्वेंशन। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट बोथ लेंस और जो मिरर है हमारा, दोनों कैसे होंगे? कॉन्वेक्स होंगे, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकस है वो राइट साइड पे होता है, और राइट साइड पे हम जितने भी डिस्टेंस मेजर करते हैं वो सब पॉजिटिव होते हैं, और फोकल लेंथ हमें पॉजिटिव गिवन है। तो मिरर भी हमारा कॉन्वेक्स होगा और लेंस भी हमारा कॉन्वेक्स होगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लेंस इज यूज्ड फॉर नियर साइटेडनेस? निकट दृष्टि दोष के लिए किस लेंस का
प्रयोग किया जाता है को दूर करने के लिए आएगा बेसिकली। हाँ, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन से लेंस का यूज किया जाता है? विच ऑफ द लेंस इज यूज्ड फॉर द करेक्शन ऑफ नियर साइटेडनेस? पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि नियर साइटेडनेस का मतलब क्या है। नियर साइटेडनेस का मतलब है मायोपिया। क्या मतलब है? मायोपिया। मायोपिया का मतलब है दूर का नहीं दिखता है, पास का दिखता है। मीन्स दूर का नहीं दिखता है, पास का दिख जाता है। नियर साइटेड का मतलब यही होता है कि दूर का नहीं दिखता है, पास का सही दिखता है। मीन्स मायोपिया। और मायोपिया के केस में लेंस की जो पावर है, जो हमारे आई लेंस होते हैं उनकी जो पावर है वो बढ़ जाती है। अब हमें एक रिलेशन पता है पावर और फोकल लेंथ के बीच में कि पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोकल लेंथ। अगर पावर बढ़ रही है तो फोकल लेंथ ऑफ कोर्स घट रही होगी, तो फोकल लेंथ लेंस की घटेगी। तो जो हमारा आई के अंदर लेंस होता है, मायोपिया के अंदर लेंस की पावर बढ़ जाती है और फोकल लेंथ घट जाती है। देखते हैं बेसिकली होता क्या है। यह हमारी आई है, ह्यूमन आई, और इसके अंदर हमारा लेंस प्रेजेंट है। कोई दूर को ऑब्जेक्ट से लाइट आ रही है, लेंस की पावर है ज़्यादा और ऊपर से सीधी लाइट आ रही है, स्कैटर्ड नहीं है, स्ट्रेट लाइट है, सीधी लाइट आ रही है, तो ये तो इजीली फोकस कर देगा इसको, बल्कि इसको ये रेटिना से बहुत पहले फोकस कर देगा। मीन्स इन लाइट को रेटिना पे फोकस कराने के बजाय उससे आगे फोकस करा देगा, जिसकी वजह से रेटिना पे ब्लर्ड इमेज बनेगी। ब्लर्ड इमेज बनेगी किसकी? ऑब्जेक्ट की। क्यों? क्योंकि आई लेंस की पावर बढ़ चुकी है और ऊपर से स्ट्रेट लाइन आ रही है। स्ट्रेट लाइट को तो ये इजीली एक जगह पे पॉइंट पे फोकस करवा देगा बहुत इजीली। बिकॉज ऑफ दिस रीज़न जो रेटिना पे इमेज बनेगी वो ब्लर्ड बनेगी, क्योंकि रेटिना पे फोकस नहीं हो रहा है। तो अब हमें सोचने की बात यह है कि अगर मैंने यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस लगा दिया, सपोज अगर मैंने यहाँ पे करेक्शन के लिए कॉन्वेक्स लेंस लगा दिया, तो सीधी लाइट को तो वो और सीधी कर देता है। कॉन्वेक्स लेंस को बोलते क्या है? कन्वर्जिंग लेंस, कि जो लाइट आई उसको और फोकस करवा देगा, वो और कन्वर्ज कर देगा, और सीधी कर देगा। तो इसके लिए तो ये तो और आगे फोकस कर देगा उस लाइट को। अगर हमने यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस लगाया तो हम यहाँ पे जो लेंस यूज़ करेंगे वो इस वाले लेंस के अपोजिट नेचर का यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें लाइट को स्कैटर्ड करना पड़ेगा, क्योंकि पावर जो है लेंस की वो बढ़ चुकी है, और जितनी ज़्यादा स्कैटर्ड लाइट होती है उसको कन्वर्ज करने में उतनी ज़्यादा पावर नीडेड होती है। बिकॉज ऑफ दिस रीज़न इस लेंस की पावर बढ़ चुकी है और हमें यहाँ पे कॉनकेव लेंस का यूज़ करना पड़ेगा। कौन से लेंस का यूज़ करना पड़ेगा? कॉनकेव लेंस का यूज़ करना पड़ेगा। आफ्टर यूजिंग कॉनकेव लेंस बेसिकली होगा क्या? ये हमारी ह्यूमन आई, यह हमारा लेंस जिसकी पावर बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और फोकल लेंथ है जो घट चुकी है। स्ट्रेट लाइट हमने यहाँ पे एक कॉनकेव लेंस लगा दिया। कौन सा लेंस लगाया है? कॉनकेव लेंस। जैसे ही स्ट्रेट लाइट आएगी, कॉनकेव लेंस डाइवर्जिंग लेंस होता है। कैसा लेंस होता है? डाइवर्जिंग मतलब ये फैला देता है लाइट को। इसने इसको इधर फैला दिया, इसको इधर फैला दिया। अब फैली हुई लाइट को कन्वर्ज करने में इसकी पावर लग जाएगी और ये इसको सही तरीके से रेटिना पे फोकस कर देगा। सही तरीके से रेटिना पे फोकस कर देगा और हमारी जो इमेज है वो बिल्कुल क्लियर बनेगी। इमेज है जो वो बिल्कुल क्लियर बनेगी, बिकॉज अब जो हमारी ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो पर्टिकुलर रेटिना पे अच्छे तरीके से फोकस हो रही है। तो हमने कौन से लेंस का यूज़ किया है? कॉनकेव लेंस का, जो कि एक डाइवर्जिंग लेंस है, मीन्स लाइट को फैला देता है। तो कॉनकेव लेंस का हमने यूज़ किया है मायोपिया को ठीक करने के लिए। तो ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। हमने कॉनकेव लेंस का यूज़ करेंगे हम मायोपिया को ठीक करने के लिए। ऑप्शन बी विल बी योर
राइट आंसर कॉनकेव लेंस। ठीक है, यहाँ इस क्वेश्चन में मेन बात याद रखने की ये है कि नियर साइटेडनेस का मतलब होता है मायोफिया, और कभी अगर क्वेश्चन आ जाए फार साइटेडनेस का, तो फार साइटेडनेस का मतलब होता है हाइपरमेट्रोपिया, मीन्स पास का नहीं दिख रहा, दूर का क्लियर दिख रहा है, दैट इज योर हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया जनरली ओल्ड एज में होता है। मायोफिया जो है वो स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस में भी देखा जाता है, क्योंकि उन्हें पीछे वाले बेंचेस पे बैठ के दिखाई नहीं देता बोर्ड, आगे वाले बेंच पे वो बैठ के क्लियरली उन्हें बोर्ड दिखाई देता है, जो टीचर काम करा रहे हैं उन्हें क्लियरली दिखाई देता है। बट अगर वो उनकी लास्ट बेंच पे टर्न है और लास्ट बेंच पे जब वो बोर्ड को देखते हैं तो उन्हें क्लियर नहीं दिखता, मीन्स दूर का क्लियर नहीं दिख रहा है, पास का क्लियर दिखता है। सो दैट इज योर मायोफिया। मायोफिया स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस में ज़्यादातर देखा जाता है, क्योंकि स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस का एक तरीके से इम्यूनिटी सिस्टम भी अच्छा होता है, जिसकी वजह से पावर जो है लेंस की वो बहुत अच्छी खासी होती है। ठीक है, तो मायोफिया जनरली स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस में देखा जाता है। इसको ठीक करने के लिए हम कॉनकेव लेंस का यूज़ करते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? कौन सी करेक्ट नहीं है, ये पूछा है, कौन सी करेक्ट नहीं है। ओके, कॉनकेव मिरर इज यूज्ड इन सर्च लाइट, ये तो सही बात है, कॉनकेव मिरर का यूज होता है सर्च लाइट्स में, ये तो बिल्कुल सही है। कॉनकेव मिरर इज यूज्ड बाय डेंटिस्ट, ये भी बिल्कुल सही है। कॉनकेव मिरर का यूज डेंटिस्ट करता है, क्योंकि डेंटिस्ट को एक इतने से छोटे से टीथ की बहुत बड़ी लार्ज इमेज बनानी होती है, क्योंकि इसमें जो भी हमारा कैविटी वगैरह जो भी बन रहा होता है उसको ठीक करने के लिए इस छोटे से टीथ की लार्ज इमेज चाहिए होती है। और जब हमें लार्ज इमेज की जब भी हम बात करते हैं तो हमें कॉनकेव मिरर ही याद आता है, हमेशा कॉनकेव मिरर ही बेसिकली लार्ज इमेज फॉर्म करता है। तो ये तो बिल्कुल सही है, दैट कॉनकेव मिरर इज यूज्ड बाय द डेंटिस्ट। कॉनकेव मिरर इज यूज्ड इन सेविंग मिरर, यस सेविंग मिरर में यूज होता है, क्योंकि हमें वहाँ भी छोटे से ऑब्जेक्ट की बहुत बड़ी इमेज बनानी होती है। ठीक है, कॉनकेव मिरर आर यूज्ड इन साइड मिरर और रेयर व्यू मिरर ऑफ व्हीकल्स, ये गलत है। ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर, ये गलत है। कॉनकेव मिरर आर यूज्ड इन साइड मिरर या रेयर व्यू मिरर। रेयर व्यू मिरर में हमेशा कॉन्वेक्स मिरर का यूज किया जाता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि रेयर व्यू मिरर में कौन सा मिरर का यूज होता है, तो वहां पे कॉन्वेक्स मिरर का यूज होता है। क्यों? क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर हमेशा छोटी इमेज बनाता है, किसकी? ऑब्जेक्ट की। कैसी इमेज बनाता है? स्मॉल इमेज बनाता है हमेशा। और अभी अभी हमने देखा कि कॉनकेव मिरर कैसी इमेज बनाता है? लार्ज इमेज बनाता है। इसी वजह से वो डेंटिस्ट भी यूज़ करते हैं, इसी वजह से वो सर्च लाइट्स में भी यूज़ होता है, और इसी वजह से वो सेविंग मिरर में भी यूज़ होता है। कॉनकेव मिरर का यूज़ सोलर फर्नेसेस में भी होता है, और सोलर पैनल्स में भी कॉनकेव मिरर का यूज़ होता है, क्योंकि कॉनकेव मिरर कन्वर्जिंग मिरर है, लाइट को इकट्ठा कर देता है। कॉनकेव मिरर क्या है? कन्वर्जिंग मिरर है, लाइट को इकट्ठा कर देता है। बिकॉज ऑफ दैट रीज़न कॉनकेव मिरर को जो है सोलर में भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, सो ऑप्शन डी विल बी योर इनकरेक्ट स्टेटमेंट, दैट कॉनकेव मिरर आर यूज्ड इन साइड मिरर, रेयर व्यू मिरर, जबकि रेयर व्यू मिरर में कॉन्वेक्स मिरर का हम यूज़ करते हैं। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन हीटिंग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट डैश इज जनरेटेड। ओके, पहले तो इसको हीट कर देते हैं, आफ्टर दैट वी विल गेट द ऑप्शंस। सोडियम Na, sodium Na, hydrogen H carbonate, that is your formula of sodium hydrogen carbonate, that is your sodium hydrogen कार्बोनेट। जब हम इसको हीट करते हैं, ट्रायंगल का सिंबल यूज करते हैं बेसिकली हीट को दिखाने के लिए, मैं लिख भी देती हूँ। हीट, जब हम इसको हीट करते हैं तो हमारे पास Na2CO3 दैट इज योर सोडियम क्लोराइड प्लस CO2 प्लस सम वाटर ड्रॉपलेट्स, क्रिस्टल, जो भी आप बोलना चाहें,
थोड़ा सा पानी निकलता है, CO2 गैस निकलती है और सोडियम कार्बोनेट का हमारे पास सॉल्यूशन निकल के आता है। अब देखते हैं हमारे ऑप्शंस क्या कह रहे हैं कि जब हमने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट किया, ठीक है, हीट कर दिया, हमारे पास ये प्रोडक्ट निकले, सोडियम कार्बोनेट निकला, CO2 निकला, H2O निकला। अब ये पूछ क्या रहा है, ऑप्शंस हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड निकला है, नहीं, हमारा सोडियम कार्बोनेट निकला है। क्या निकला है, सोडियम कार्बोनेट निकला है। क्या निकला है, सोडियम कार्बोनेट। देन सोडियम ऑक्साइड निकला है, नहीं, सोडियम कार्बोनेट, हाँ सोडियम कार्बोनेट निकला है। देन ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर, अकेला सोडियम नहीं निकला है। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला आता है NaOH, ठीक है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को कॉस्टिक सोडा भी बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड को कॉस्टिक सोडा भी बोलते हैं, जिसकी पूरी एक प्रॉपर फॉर्मेशन होती है जब हम NaCl के एक्वस सॉल्यूशन में, या एक तरीके से बोल सकते हैं ब्राइन में, जब हम इलेक्ट्रिसिटी करंट पास करवा देते हैं तो वो क्लोरीन गैस, हाइड्रोजन गैस प्लस NaOH वहाँ से निकल के आता है। दैट इज़ योर कॉस्टिक सोडा, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड को कॉस्टिक सोडा बोलते हैं, फॉर्मूला होता है NaOH। जब हमने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को, इसका दूसरा नाम है हमारा बेकिंग, दूसरे पेन से लिखते हैं, इसका दूसरा नाम है बेकिंग सोडा। ये हमारे कुछ सोल्ट्स होते हैं, आयोनिक सोल्ट्स बोलते हैं, ठीक है। तो बेकिंग सोडा भी बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को। अगर ये देता है दा कि ऑन हीटिंग बेकिंग सोडा व्हाट इज जनरेटेड, तो बोल देते थे हम सोडियम कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोक्साइड नहीं निकलेगा, सोडियम ऑक्साइड भी नहीं निकलेगा, सोडियम अकेला भी नहीं निकलेगा। ओके, सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। gives recrystallization of sodium carbonate। सोडियम कार्बोनेट का रिक्रिस्टलाइजेशन अगर हमने कर दिया तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट निकलेगा। पहले तो सोडियम कार्बोनेट, अभी अभी लिखा था सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3, फॉर्मूला इज Na2CO3 का रिक्रिस्टलाइजेशन करना। रिक्रिस्टलाइजेशन का मतलब होता है उसके अंदर वाटर को ऐड कर देना। रिक्रिस्टलाइजेशन का मतलब होता है उसके अंदर वाटर को ऐड कर देना। हमने ऐड किया 10 मोलिक्यूल ऑफ वाटर, व्हाट विल इट फॉर्म, क्या फॉर्म करेगा, Na2CO3 डॉट 10H2O, कंबाइन हो जाएंगे 10H2O इसके साथ। इसी वजह से बोलते हैं ये जो डॉट 10H2O है दैट इज योर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये क्या है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का मतलब है कि इसके क्रिस्टल्स के अंदर वाटर प्रेजेंट है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का मतलब है इसके क्रिस्टल्स के अंदर वाटर प्रेजेंट है। तो हमने सोडियम कार्बोनेट को जब क्रिस्टलाइजेशन करवा दिया, मीन्स उसके अंदर वाटर ऐड कर दिया, तो हमारे पास Na2CO3.10H2O निकल के आया, जिसका दूसरा नाम होता है वॉशिंग सोडा। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेटेड बोलते हैं इसको। इसका केमिकल नेम होता है, केमिकल नेम है इसका सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, और इसका कॉमन नेम है इसका वॉशिंग सोडा। कॉमन नेम इज वॉशिंग सोडा, केमिकल नेम इज सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ठीक है। दैट इज योर
Na2CO3 डॉट 10H2O, जिसमें 10H2O क्या है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। अब देखते हैं क्वेश्चन पूछ क्या है। गिव्स रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट की रिक्रिस्टलाइजेशन से क्या प्रोडक्ट फॉर्म होता है, दैट इज अवर Na2CO3 डॉट 10H2O। बेकिंग सोडा नहीं, वॉशिंग सोडा यस, Na2CO3 डॉट 10H2O का कॉमन नेम क्या है, वॉशिंग सोडा। सो करेक्ट आंसर विल बी बी, ऑप्शन बी, वॉशिंग सोडा। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला अभी अभी बताया था मैंने, नहीं बताया, बेकिंग सोडा बताया तो था, NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ब्लीचिंग पाउडर इज योर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2, CaOCl2 दैट इज योर ब्लीचिंग पाउडर। प्लास्टर ऑफ पेरिस, पोप बोलते हैं जिसे बच्चे, प्लास्टर ऑफ पेरिस इज बेसिकली योर CaSO4 डॉट हाफ H2O, ठीक है, that is your plaster of Paris is CaSO4 dot half H2O, and bleaching powder is your calcium oxychloride, that is CaOCl2, and baking soda is your sodium hydrogen carbonate, that is your NaHCO3, ठीक है। Moving to the next question, प्लास्टर, पेरिस प्लास्टर इससे बना है, प्लास्टर ऑफ पेरिस इज मेड अप ऑफ, किससे बना है प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका डायरेक्ट आंसर मिलता है, इसका कोई फॉर्मेशन वगैरह हमें ये सब करके नहीं देखना होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस बना है जिप्सम से, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। प्लास्टर ऑफ पेरिस बना है जिप्सम से, और जिप्सम का फॉर्मूला होता है, जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4 डॉट 2H2O। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला मैंने बताया था CaSO4 डॉट हाफ H2O, और जिप्सम का फॉर्मूला है CaSO4 डॉट 2H2O। जब अब इसको हम हीट करते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पे, यानी कि 373 केल्विन पे, दैट इज इन केल्विन, दैट इज इन सेल्सियस, जब हम जिप्सम को हीट कर दें 100 डिग्री सेल्सियस पे और 373 केल्विन पे, तो हमें मिलता है CaSO4 डॉट हाफ H2O प्लस 1/2 H2O, दैट इज योर प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस है। तो इसने पूछा था कि प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से बनता है, दैट इज योर CaSO4 डॉट 2H2O। अगर मैं CaSO4 यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस में दोबारा से वाटर मिला दूँ तो दोबारा से जिप्सम बन जाएगा, कैसे, CaSO4 डॉट हाफ H2O में अगर मैं दोबारा से वाटर ऐड कर दूँ, देन इट विल फॉर्म CaSO4 डॉट 2H2O, ये अगेन जिप्सम बना लेगा। बिकॉज ऑफ दिस रीजन ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बिकॉज ऑफ दिस रीजन प्लास्टर ऑफ पेरिस को कभी भी मॉइस्चर जगह पे नहीं रखा जाता या मॉइस्चर कंटेनर में नहीं रखा जाता। क्यों? क्योंकि मॉइस्चर कंटेनर में वाटर प्रेजेंट होगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस वाटर के साथ रिएक्ट करके दोबारा से जिप्सम बना लेगा। इस वजह से प्लास्टर ऑफ पेरिस को मॉइस्ट जगह पे या मॉइस्ट कंटेनर में नहीं रखा जाता है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर कि प्लास्टर ऑफ पेरिस बना कैसे, जिप्सम से। अच्छा, इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों बोलते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाई प्लास्टर ऑफ पेरिस इज नोन एज प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जिस चीज़ से बना है, इट इज़ योर जिप्सम, क्वेश्चन ही ये है जिप्सम से जिस चीज़ से बना है, ये फर्स्ट टाइम पेरिस में पाई गई थी, फर्स्ट टाइम पेरिस में पाई गई थी। जिप्सम इज फर्स्टली फाउंड इन पेरिस, बिकॉज ऑफ दिस रीजन प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। अब बच्चे इसको याद करते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस फर्स्ट टाइम पेरिस में पाई गई थी, नहीं, जिप्सम फर्स्ट टाइम पेरिस में पाई गई थी। जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस बना है, बिकॉज ऑफ दिस रीजन इट इज नोन एज प्लास्टर ऑफ पेरिस, पेरिस के नाम से फेमस है। बच्चे इसको पॉप करके याद रखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सोडा एसिड इज प्रेजेंट इन फायर एक्सटिंग्विशर्स। ओके, सोडा फायर एक्सटिंग्विशर में क्या प्रेजेंट होता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में क्या प्रेजेंट होता है, तो उसमें हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्रेजेंट होता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का कॉमन नेम अभी अभी बताया था,
दैट इज योर बेकिंग सोडा। तो हमारा जो सोडा फायर एक्सटिंग्विशर होता है उसके अंदर बेकिंग सोडा प्रेजेंट होता है। बेकिंग सोडा के साथ साथ क्या प्रेजेंट होता है? बेकिंग, ऐसा नहीं है अकेला बेकिंग सोडा प्रेजेंट होता, नहीं, बेकिंग सोडा के साथ साथ कोई भी H पॉजिटिव आयन प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? कोई भी H पॉजिटिव आयन। अब जैसे कि हमें पता है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या है? एक मेटल कार्बोनेट है, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट ही है, ये मेटल कार्बोनेट है, ठीक है। जब भी कोई मेटल कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट या मेटल कार्बोनेट, दैट इज MC मेटल कार्बोनेट, MHC मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, एसिड के साथ या फिर कोई भी H पॉजिटिव आयन के साथ रिएक्ट करता है तो वो कोई एक सॉल्यूशन या सोल्ट प्लस कुछ वाटर प्लस कुछ CO2 बनाता है। ऐसा ही यहाँ होगा क्योंकि रिएक्शन तो ये चल रही है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को किसी एक पॉजिटिव H आयन के साथ अगर हम रिएक्ट करा रहे हैं तो हमारे पास सोडियम का सोल्ट प्लस H2O प्लस CO2 निकलेगी। और इस CO2 का काम होता है फायर के ऊपर जाके ब्लैंकेट बना लेना, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो कट हो जाती है। और जैसा कि हम सबको पता है कि आग को जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होती है, तो ऑक्सीजन की सप्लाई कट हो गई जिसकी वजह से आग बुझ जाती है। बिकॉज ऑफ दिस रीजन सोडा फायर एक्सटिंग्विशर में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्रेजेंट होता है। बेसिकली एक तरीके से स्ट्रक्चर बनता है, जैसे कि हमारे पास कोई सोडा फायर एक्सटिंग्विशर है, यहाँ पे हमने डाला हुआ है हमारा बेकिंग सोडा और यहाँ पे हमारा है कोई भी H पॉजिटिव आयन। जैसे ही हम जो ऊपर वो प्लग होता है, की होती है, उसको जैसे ही हम प्रेस करते हैं ये दोनों बोटल्स ब्रस्ट होके मिक्स हो जाती हैं और मिक्स होने के बाद यहाँ से CO2 निकलती है जो कि फिर जाके ऑक्सीजन पे ब्लैंकेट बना लेती है जिसकी वजह से आग बुझ जाती है, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर विल बी योर ऑप्शन नंबर A, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, दैट इज योर बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा की यूज होता है सोडा फायर एक्सटिंग्विशर। इसका यूज केक बनाने में भी होता है, दैट इज ऑल्सो यूज्ड इन केक फॉर्मेशन, दैट इज ऑल्सो यूज्ड इन केक फॉर्मेशन। केक फॉर्मेशन में कैसे? ये जो CO2 निकली है, ये केक में भी निकलती है, ये केक में भी निकलती है और ये केक को सॉफ्ट और स्पॉन्जी बना देती है। क्यों? क्योंकि CO2 बहुत प्रेशर के साथ निकलती है और जब सपोज दिस इज अवर केक तो नहीं लग रहा है किसी एंगल से, मतलब ये हमारा कोई केक है, यहाँ से CO2 बहुत प्रेशर के साथ निकलती है और यहाँ पे होल्स हो जाते हैं। इन होल्स में देन एयर एंटर कर जाती है जिसकी वजह से हमारा केक है जो वो सॉफ्ट और स्पॉन्जी बन जाता है। इसी वजह से जब भी घर में कोई टेस्टी फूड या क्रिस्पी चीज़ बनानी होती है बेकिंग सोडा यूज़ करते हैं। इस पूरा जो सेट है ना, इसको तो बोलते हैं अकेले को बेकिंग पाउडर, या बच्चे इसको बेकिंग सोडा बोल देते हैं, वो याद करने की बात होती है। इसको बोल देते हैं बेकिंग पाउडर, ठीक है। इस पूरे को बोलते हैं बेकिंग सोडा। जब इसकी रिएक्शन हम किसी H पॉजिटिव आयन के साथ करवाते हैं तब हम इसको बोलते हैं बेकिंग पाउडर, जब ये अकेला होता है, और जब इसके H पॉजिटिव आयन के साथ रिएक्शन करा देते हैं तब इसको बोला जाता है बेकिंग सोडा। बच्चे इसको बेकिंग सोडा से याद रखते हैं, दैट इज योर NaHCO3, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है NaHCO3। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मिक्सिंग प्लास्टर ऑफ पेरिस विद वाटर इज फॉर्म्ड फ्रॉम। मिक्सिंग प्लास्टर ऑफ पेरिस विद वाटर डैश इज फॉर्म्ड। ओके, इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि अगर हम हिंदी में पढ़ते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस को पानी के साथ मिलाने से डैश बनता है, ये सीधा लिखा है हिंदी में कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को अगर हम वाटर के साथ मिला दें तो क्या बनता है। ये मैंने पहले ही बता दिया, ये मैंने बहुत पहले बता दिया कि अगर हम प्लास्टर ऑफ पेरिस को वाटर के साथ रख दें तो वो दोबारा से जिप्सम बना लेगा। ये मैंने पहले ही बता दिया इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो दोबारा से जिप्सम बना लेगा जिस वजह से प्लास्टर ऑफ पेरिस को मॉइस्ट जगह पे या मॉइस्ट कंटेनर में नहीं रखा जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस को, ठीक है। तो ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर, जिप्सम। ये पहले हो चुका हमारा सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को वाटर के साथ मिला दे। तो स्लेट लाइम का फॉर्मूला होता है CaOH ऑल ट्वाइस,
ठीक है, इसको ड्राई स्लेक्ट लाइम भी बोल देते बेसिकली। लाइमस्टोन का फॉर्मूला आता है CaCO3, इसको चौक, कैल्शियम कार्बोनेट, बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं लाइमस्टोन को, तो कैल्शियम कार्बोनेट, ये चीज़ है ना, ये वाइट वॉशिंग में भी यूज़ होती है, ठीक है, दैट इज़ नॉट इन अवर क्वेश्चन, बस वैसे ही वाइट वॉशिंग में भी यूज़ होता है, ये बनता ही ये है मे बी वाइट वॉशिंग में, CaO+H2O, यस, वाइट वॉशिंग का प्रोसेस ये होता है, CaO+H2O गिव्स यू CaOH ऑल ट्वाइस प्लस हीट ट्रायंगल से दिखाते हैं, मैंने पहले बोल दिया, ये वाइट वॉशिंग होती है, ये होती है वाइट वॉशिंग। तो जो हमारा स्लेक्ड लाइम है वो वाइट वॉशिंग के बाद बनता है, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो पहले ही हो गया था। नॉन मेटल विच इज लिक्विड, वह अधातु जो द्रव है, वह इकलौती अधातु जो द्रव है, इकलौता नॉन मेटल जो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, ये ब्रोमीन, ऑप्शन नंबर बी। अगर ऐसे देखो तो 1 2 3, ऑप्शन 3 इज योर करेक्ट, अगर अल्फाबेटिकली देखो तो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट, दैट इज योर ब्रोमीन। ब्रोमीन इकलौता नॉन मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है। इकलौता मेटल कौन सा है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है, दैट इज योर मरकरी। आयोडीन इकलौता नॉन मेटल है जो शाइनी होता है। आयोडीन और डायमंड भी आता है साथ में, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, पहला ऑप्शन है हमारा आयोडीन, आयोडीन के साथ आता है डायमंड। ये दो इकलौते ऐसे नॉन मेटल हैं जो शाइनी होते हैं, शाइनी अपीयरेंस, दे हैव शाइनी अपीयरेंस। शाइन इनमें नहीं, शाइन इनके क्रिस्टल्स में होती है, ठीक है, शाइन इनमें नहीं होती, शाइन इनके क्रिस्टल्स में होता है, इनके क्रिस्टल चमकते हैं। तो आयोडीन और डायमंड इकलौते ऐसे नॉन मेटल हैं जो शाइन करते हैं। अदरवाइज हम पढ़ते हैं कि नॉन मेटल्स का नेचर डल होता है, दे आर ब्रिटल, वो टूट जाते हैं टुकड़ों में, जबकि डायमंड वर्ल्ड का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है। डायमंड वर्ल्ड का सबसे हार्डेस्ट, ये क्वेश्चन भी आ जाता है कई बार, हार्डेस्ट सब्सटेंस है डायमंड। और सबसे गुड कंडक्टर भी डायमंड ही है, हीट का गुड कंडक्टर है डायमंड, जबकि इलेक्ट्रिसिटी का नहीं है। डायमंड जनरली क्या होता है कि जो हीट का गुड कंडक्टर है वो इलेक्ट्रिसिटी का भी गुड कंडक्टर होता है। डायमंड इलेक्ट्रिसिटी का तो बैड कंडक्टर है, लेकिन हीट का बहुत अच्छा गुड कंडक्टर है, ठीक है। तो आयोडीन और डायमंड शाइनी अपीयरेंस होती है, इकलौते ऐसे अधातु है, इकलौती ऐसी नॉन मेटल है जो शाइनी होती है। करंट क्लोरीन, क्लोराइड, दैट इज योर नॉन मेटल, Cl नेगेटिव, Cl2 नेगेटिव होते हैं शायद, Cl नेगेटिव होते हैं, Cl नेगेटिव क्लोराइड, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विद इन विच ऑर्गन इज द गॉल ब्लैडर लोकेटेड। ओके, कौन सी ऑर्गन के अंदर गॉल ब्लैडर लोकेटेड होता है। पहले देखते पैनक्रियास, लीवर, किडनी, स्मॉल इंटेस्टाइन। देखो अगर हमने 10th की NCERT पढ़ी है तो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस पैनक्रियाज के अंदर तो हमने कुछ पढ़ा ही नहीं। पैनक्रियाज के अंदर क्या होता है, सिर्फ हमने ये पढ़ा है कि पैनक्रियाज इंसुलिन और ग्लाइकोजन 2 नाम के हार्मोन सिक्रेट करता है, और इसके अंदर 2 डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, ट्राइप्सिन और एक और होता है, नाम भूल गई उसका, एक और होता है ट्राइप्सिन, जो पैनक्रियास सिक्रीट करता है, डाइजेशन करता है। इसकी तो हमने कुछ पढ़ा ही नहीं कि इसके अंदर होता क्या है, छोड़ दो, ऑप्शन ही तो ऑटोमेटिकली कट गया। बची किडनी। किडनी के अंदर हमने सिर्फ एक चीज़ पढ़ी है कि किडनी की फंडामेंटल और स्ट्रक्चरल यूनिट नेफ्रॉन होती है, सिर्फ एक चीज़ पढ़ी है कि फंडामेंटल और स्ट्रक्चरल यूनिट अकॉर्डिंग टू द 10th क्लास NCERT। नेफ्रॉन पढ़ी है सिर्फ किडनी के अंदर। बात किसकी चल रही है, गॉल ब्लैडर की, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हमने 10th क्लास में सिर्फ ये पता है कि विलई प्रेजेंट होती हैं। विलई आर द फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो अब्जॉर्प्शन करती हैं ग्लूकोज का, अमीनो एसिड का, जो फाइनल प्रोडक्ट होता है हमारा, ठीक है। विलई प्रेजेंट होती है। हम बचिएगा क्या, लीवर, तो ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। लीवर के अंदर गॉल ब्लैडर है जो वो प्रेजेंट होता है। लीवर हमारा क्या करता है, लीवर बाइल जूस को बनाता है और गॉल ब्लैडर बाइल जूस को स्टोर करता है। गॉल ब्लैडर बाइल जूस बनाता नहीं है, गॉल ब्लैडर बाइल जूस को स्टोर करता है सिर्फ, ठीक है। तो ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर।
थ्रो इमेज देखते हैं। दिस इज अवर लीवर, और ये ग्रीन कलर का जो स्ट्रक्चर है दिस इज योर गाल ब्लैडर। तो लीवर के अंदर गाल ब्लैडर प्रेजेंट होता है। क्वेश्चन यही था कि कौन सी ऑर्गन में गाल ब्लैडर प्रेजेंट होता है, लीवर के अंदर। ठीक है, लीवर के अंदर गाल ब्लैडर प्रेजेंट होता है, दैट इज योर लीवर का लेफ्ट लोब, सॉरी राइट लोब। ये लीवर का लेफ्ट लोब, लोब बेसिकली पार्ट को बोलते हैं, लोब, लोब पार्ट को ही बोलते हैं एक तरीके से। ठीक है, दिस इज योर राइट पार्ट, दिस इज योर लेफ्ट पार्ट, दिस इज होल इज योर लीवर। और जो इन दोनों से ये जो डक्ट आ रही है दे आर किस्टिक डक्ट, और ये जो इससे आ रही हैं सॉरी दे आर कॉमन हैप्टिक डक्ट, दिस आर योर कॉमन हैप्टिक डक्ट। और ये जो इससे आ रही है दिस इज योर सिस्टिक डक्ट। डक्ट मैंने होता है पाइप, पाइप। ठीक है, जो गाल ब्लैडर से आ रही है दिस इज सिस्टिक डक्ट, और जो इन दोनों से आ रही है दिस आर कॉमन हैप्टिक डक्ट। दोनों जाके पेनक्रियाज में, जो पेनक्रियाज वाली डक्ट के साथ कंबाइन होते हैं दे आर नोन एज हेप्टा पेनक्रियाटिक डक्ट। क्या बोलते हैं उनको, हेप्टा पेनक्रियाटिक डक्ट। जब ये लीवर देखो दिख रहा है ना, यहाँ ये तो लीवर की डक्ट है, ये जो डक्ट आ रही है दिस इज योर फ्रॉम पैनक्रियास। ये जब दोनों जाके डिओडेनम में अपनी सिक्रीशन देते हैं तो जो डक्ट बनती है यहाँ पे दैट इज योर हेप्टा पैनक्रियाटिक डक्ट, हेप्टा पैनक्रियाटिक डक्ट। ठीक है, तो गाल ब्लैडर लीवर के अंदर प्रेजेंट है। गाल ब्लैडर का वर्क होता है स्टोरिंग बाइल जूस, स्टोरिंग बाइल जूस, बाइल जूस को स्टोर करना। लीवर का वर्क होता है बाइल जूस को बनाना, मेकिंग या प्रोड्यूस बोल दो बाइल जूस। अब ये सच्ची में जूस होता है क्या, ये जूस नहीं होता है, ये जेली लाइक स्ट्रक्चर या वाटर लाइक सब्सटेंसेस का एक तरीके से फ्लो होता है जिसकी वजह से इसको जूस बोल देते हैं। ठीक है, तो गाल ब्लैडर स्टोर करता है बाइल जूस को और लीवर बनाता है। अभी जो बाइल जूस है ना बेसिक होता है नेचर में, बेसिक इन कैसा होता है, बेसिक इन नेचर। क्यों, क्योंकि इसके अंदर सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम ट्राइकार्बोनेट, बहुत सारा सोडियम प्रेजेंट होता है इसके अंदर। सोडियम बाइकार्बोनेट, इतना सारा सोडियम है तो अपने आप बेसिक नहीं होना था। सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम ट्राइकार्बोनेट। और लीवर का काम भी यही है, एक तो फैट को तोड़ना, फैट की इमल्सिफिकेशन करना, फैट को तोड़ना, और दूसरा जो एसिडिक फूड स्टमक में से आ रहा है उसको बेस के अंदर कन्वर्ट करना। जो एसिडिक फूड, आप कॉमन सेंस है ना कि अगर एसिडिक फूड स्टमक से आ रहा है और वो एसिड ही पूरी बॉडी में जाएगा तो वो पूरी बॉडी को हार्म नहीं कर सकता है। तो वो जो एसिड फूड स्टमक से आता है, ये जो पाइप थ्रू यहाँ जो एसिड फूड आता है तो उसको पेनक्रियाज और लीवर से जो सिक्रीशन होती है वो बेसिक फूड में कन्वर्ट कर देती है। तो दैट इज योर बेसिकली लीवर। ये लीवर है पूरा, मतलब बेसिकली लीवर का फंक्शनिंग है पूरा। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फूड इज जनरली डाइजेस्टेड बाय, फूड किसके द्वारा डाइजेस्ट होता है, बच्चे बोलेंगे माउथ के द्वारा। माउथ से डाइजेशन शुरू होता है, माउथ से डाइजेशन ऑफ फूड है जो स्टार्ट होता है। ये लिख लो, माउथ से फूड का पचना शुरू होता है। डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट होता है। ठीक है, माउथ में टूटता क्या है बेसिकली, स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट। बच्चे हैं ना कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च में कंफ्यूज हो जाते हैं कि स्टार्च अलग है कार्बोहाइड्रेट अलग है। कार्बोहाइड्रेट आटा है, सलाइवा मिक्स होके स्टार्च बनाता है। देन अगेन स्टार्च जो बहुत टुकड़ों में टूटता है, देन फिर मेल्टोस में बनता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर उसकी डाइजेशन होती है।
ठीक है। तो माउथ से डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है, माउथ से डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। माउथ में सिलिवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, सब मैंडिबुलर, सबलिंगुअल, पैरोइड। ठीक है, 3 टाइप के सिलिवरी ग्लैंड्स होते हैं। वो सलाइवा सिक्रेट करते हैं, स्टार्च कार्बोहाइड्रेट को तोड़ देते हैं वो बेसिकली। ठीक है, तो जो हमारा डाइजेशन है वो एक तरीके से जाके कंप्लीट स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है। कहाँ जाके कंप्लीट होता है? इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। कैसे? स्मॉल इंटेस्टाइन में कैसे? पूरा डाइजेशन का प्रोसेस रिवाइज, माउथ से फूड आया, उसका कार्बोहाइड्रेट का ब्रेक डाउन हुआ। ठीक है, इसोफेगस के थ्रू जो हमारी फूड पाइप होती है उसके थ्रू पेनिस्टैलिक मूवमेंट, दैट इज कॉन्ट्रैक्शन रिट्रैक्शन, इस टाइप की जो मूवमेंट होती है फूड की, उसके थ्रू जो फूड पाइप में से फूड स्टमक के अंदर आया, स्टमक के अंदर HCl सिक्रेट हुआ, HCl ने पेप्सिन को एक्टिव किया, पेप्सिन के अंदर देन वहाँ पे प्रोटीन का जो भी डाइजेशन वगैरह होना था हो गया, लीवर के अंदर हो गया, पेनक्रियास भी डाइजेशन कर रहा है। बच गया कौन? स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर विली नाम के प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होती हैं, जिनके अंदर नीचे बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होती है। प्रेजेंट होती है ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होती है, दिस आर यू विली, विलाय बोल देते हैं, विली बोल देते हैं। ठीक है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है, ये अब्जॉर्ब करती हैं फूड को। स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके फूड का फाइनल डाइजेशन हो जाता है। फाइनल डाइजेशन का मतलब है कि जो हमारा स्टार्च आया था, ऊपर से जो स्टार्च आया था वो फाइनली बन जाता है ग्लूकोज के अंदर। जो हमारा प्रोटीन आया था, प्रोटीन के बहुत बड़े बड़े मोलिक्यूल आए थे जो, वो हमारे फाइनली बन जाते हैं अमीनो एसिड के अंदर। अमीनो में से स्पेलिंग तो क्या, अमीनो एसिड के अंदर। और जो हमारा फैट आया था वो बेसिकली बन जाता है फैटी एसिड के अंदर। अगेन ये बहुत लंबा प्रोसेस होता है डाइजेशन का, क्लास 10th के एनसीईआरटी में भी दिया गया है बहुत सारा। ठीक है, फैट फैटी एसिड में बन जाता है, प्रोटीन अमीनो एसिड में, स्टार्च ग्लूकोज में। ये फाइनल प्रोडक्ट तीनों स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके मिलते हैं, बनते हैं, और फिर विली के द्वारा ऑब्जॉर्प्शन होती है, देन ग्लूकोज की फिर सेल में जाके ब्रेक डाउन होती है, जब जो हमारा हार्ट है वो ऑक्सीजन बनाता है। पूरा एक लाइफ प्रोसेस का पूरा एक कनेक्शन है पूरी बॉडी का हर एक ऑर्गन के साथ। ठीक है, तो जो हमारा फाइनल डाइजेशन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके खत्म होता है। इस क्वेश्चन का मतलब ही ये है कि डाइजेशन कहाँ खत्म होता है। क्वेश्चन इनडायरेक्टली ये पूछ रहा है कि डाइजेशन खत्म कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, देखते हैं एक बार स्मॉल इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर। हीरा, दिस इज योर स्मॉल इंटेस्टाइन। ये जो येलो, ब्लू और ये जो पिंक पार्ट है ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है। स्मॉल इंटेस्टाइन का साइज अगेन वेरी करता है, हर्बीवोर, कार्निवोर, ओमनिवोर तीनों में अलग अलग होता है, डिपेंडिंग ऑन द फूड कि वो कितना हार्ड फूड खा रहे हैं उस डिपेंड करता है उस पर। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो साइज है वो वेरी करता है। ये क्वेश्चन भी आता है बहुत बार बोर्ड में 10th क्लास में। ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन की 3 पार्ट होती हैं, डिओडेनम, जीजियम, इलियम। डिओडेनम स्मॉल इंटेस्टाइन का वो पार्ट होता है जहाँ पे अगर मैं इस डायग्राम में समझाऊं, जहाँ पे ये पेनक्रियाज, हेप्टा पेनक्रियाटिक डक्ट आई वुड से, जहाँ पे पेनक्रियाज और लीवर दोनों मिलके अपना जो भी उन्होंने जूस बनाया है, जो भी फूड को तोड़ा, दोनों मिलके जहाँ पे वो जिस पार्ट पे सिक्रीट कर रहे हैं उस पार्ट से थोड़ा सा आगे तक और ले जाओ, थोड़ा सा आगे तक, मीन्स बेसिकली एक लेंथ और बढ़ा दो थोड़ी सी आगे तक। दिस पर्टिकुलर पार्ट इज नोन एज डिओडेनम। डिओडेनम की डेफिनेशन भी यही बनती है कि पार्ट इन विच पेनक्रियाज एंड लीवर सिक्रेट देयर सिक्रेशन। वो पार्ट, वो हिस्सा स्मॉल इंटेस्टाइन का जहाँ पर आके अपना लीवर और अपना पेनक्रियाज दोनों अपनी अपनी सिक्रेशन देते हैं, उस पार्ट को, उस स्मॉल इंटेस्टाइन के उस पार्ट को डिओडेनम बोला जाता है। जेजियम थोड़ा सा कोल्ड होता है एंड इलियम पूरा ही कोल्ड होता है। ठीक है, इलियम जो है हमारा अटैच्ड होता है विद लार्ज इंटेस्टाइन। अब बच्चे बोलेंगे कि मैम दीदी लार्ज इंटेस्टाइन में जाके डाइजेशन होती है, लार्ज इंटेस्टाइन में अब्जॉर्प्शन होती है, वाटर की डाइजेशन नहीं होता है। लार्ज इंटेस्टाइन में लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, एब्जॉर्प्शन होती है किसकी? वाटर की
या जो भी हमारा लिक्विड सब्सटेंस जो भी हमारा बच जाता है, जो भी अनडाइजेस्टेड बच जाता है, उसमें से भी अगर कुछ ऑब्जॉर्ब हो सकता है तो वो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में जाके होता है। मतलब कुछ भी हमें छोड़ना नहीं है, प्रोटीन वगैरह कुछ भी नहीं छोड़ना। ऐसे ही किडनी में होता है, दोबारा से रीफिल्ट्रेशन एंड में जाके फाइनल प्रोडक्ट बनता है। ऐसे ही यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन पहले रीअब्जॉर्प्शन करेगी या एब्जॉर्प्शन करेगी। पहले तो ऑब्जॉर्प्शन उन्होंने की विलेन स्मॉल इंटेस्टाइन में ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड की, देन लार्ज इंटेस्टाइन करेगी वाटर की। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। In the word glycolysis, the Greek word what does glycose means? Glycolysis शब्द में यूनानी शब्द ग्लाइकोज का अर्थ है। ग्लाइकोज का क्या मीनिंग है? पहली बात तो ग्लाइकोसिस क्या होता है? ग्लाइकोसिस प्रोसेस होता है ग्लाइकोज का टूटना। ग्लाइकोज का टूटना इज बेसिकली योर ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस उस प्रोसेस का नाम है जब ग्लूकोज टूटता है। ये कहाँ आता है? ये 10th क्लास में रेस्पिरेशन में आता है कि ग्लूकोज टूट रहा है। देखो पहले ग्लूकोज होता है, जब ये ग्लूकोज, देखो मैंने बोला था ना ये पूरा एक कनेक्शन है। विली ने क्या किया? ग्लूकोज को ऑब्जर्व किया। ग्लूकोज ब्लड कैपिलरीज के थ्रू हर एक बॉडी की हर एक सेल के अंदर, हर एक कोशिका के अंदर पहुंच गया। क्या? ग्लूकोज। अब ग्लूकोज जैसे ही सेल के, कोशिका के साइटोप्लाज्मा में पहुंचा, साइटोप्लाज्म के अंदर पहुंचा, तब की तब साइटोप्लाज्म में इसको पायरूवेट के अंदर कन्वर्ट कर दिया। इसके अंदर पायरूवेट के अंदर, पायरूवेट 3 कार्बन मोलिक्यूल है। पायरूवेट क्या है? हमारा 3 कार्बन मोलिक्यूल है। और इसकी जो ब्रेकडाउन है ग्लूकोज की, वो कब हुई? जब ग्लूकोज हमारा कहाँ पहुंच गया? साइटोप्लाज्म में बेसिकली हमारा ग्लूकोज जब पहुंच गया। ठीक है, अगेन जब ये पायरूवेट माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पहुंचेगा और वहां पे इसको अगर ऑक्सीजन मिल जाए, अच्छे से CO2 प्लस H2O प्लस ATP बना देगा। ATP इसीलिए बोलते थे 9th क्लास में कि ATP एनर्जी करेंसी है, क्योंकि ATP बनता है फिर बाद में जाके, ATP ही एनर्जी देता है। ATP फुल फॉर्म होती है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। बेसिकली एडिनोसाइन का एक मॉलिक्यूल है, उसके साथ 3 फॉस्फेट कंबाइन है, दैट इज योर एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, 3 फॉस्फेट है, एक एडिनोसाइन है। ठीक है, अगर ऑक्सीजन मिल जाती है तो, ठीक है, अगर ऑक्सीजन कम मिलती है, मिल तो रही है, कम मिलती है, लैक ऑफ ऑक्सीजन है, इसका सेकंड केस बनता है कि लैक ऑफ ऑक्सीजन है, तो क्या बनता है? तो लैक्टिक एसिड बनता है प्लस CO2 बनती है, कुछ एक एनर्जी भी बन जाती है। ठीक है, लैक्टिक एसिड बिकॉज ऑफ दिस रीजन, जब हम बहुत एक लॉन्ग रनिंग करते हैं, रनिंग करते वक्त हमारे पास ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो कम हो जाती है, मतलब ऑक्सीजन की लैकनेस होने लग जाती है। बिकॉज ऑफ दिस रीजन लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन हमारी सेल्स के अंदर, हमारी कोशिका के अंदर होने लग जाती है, और फिर हमें मसल्स वगैरह में पेन होने लग जाता है आफ्टर अ लॉन्ग वॉकिंग। ठीक है, इसने पूछा क्या था? इन द वर्ड ग्लाइकोलाइसिस, द ग्रीक वर्ड, तो ये होता है ग्लाइकोलाइसिस का पूरा प्रोसेस। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस में ग्लाइकोज का क्या मीनिंग है? ग्लूकोज। ग्लाइकोलाइसिस में ग्लाइकोज का क्या मीनिंग है? ग्लूकोज। ग्लूकोज का टूटना इज बेसिकली ग्लाइकोलोसिस, एंड ग्लूकोज का मीनिंग होता है ग्लूकोज। ग्लाइकोज का मीनिंग होता है ग्लूकोज। ऑप्शन देखते हैं, सॉल्ट, ऑक्सीजन, वाटर, शुगर। शुगर क्यों बोला? ग्लूकोज का एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल बना दो, बहुत लार्ज क्वांटिटी में ग्लूकोज को ले लो तो शुगर का मॉलिक्यूल बन जाता है, दैट इज योर शुगर। इसी वजह से बोलते हैं कि जब हम माउथ में डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है तो शुगर स्टार्च के अंदर टूटती है, ऐसा नहीं बोलते कि कार्बोहाइड्रेट स्टार्च के अंदर, एक तरीके से ऐसे बोल देते हैं। ठीक है, तो दैट इज बेसिकली योर शुगर। ग्लूकोज को एक तरीके से शुगर बोल सकते हैं या बोलते हैं। तो ये हमारा पूरा प्रोसेस होता है एरोबिक रेस्पिरेशन का। ये अपर पार्ट छोड़ के, ये दिस इज लोअर पार्ट, माइटोकॉन्ड्रिया में गया, CO2 के साथ अटैच हुआ, H2O में गया, ATP बना, अगेन वहाँ पे बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन,
इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन, ह्यूमन ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट है। मेडुला ऑब्लंगेटा, सेरिबेलम, सेरिबरम, मिड ब्रेन। देखो दिस इज योर सेरिबेलम, दिस इज योर सेरिब्रम, कंफ्यूज नहीं होना इनमें, ठीक है। सो करेक्ट आंसर हम बाद में देंगे, पहले इसका डायग्राम देखते हैं। ये रहा डायग्राम, ये क्लास 10th एनसीईआरटी का डायग्राम है। दिस इज योर सेरिबरम, दिस इज योर सेरिबेलम, ठीक है। इनकी फंक्शनिंग देखें कि एक बार क्या क्या होती है, देख लेते हैं। सेरिब्रम बेसिकली और मेन थिंकिंग पार्ट होता है। क्या होता है? मेन थिंकिंग पार्ट, लिख देते हैं इसको। सेरिबेलम इज बेसिकली योर मेन थिंकिंग पार्ट। और कॉमन सेंस की बात है कि ह्यूमन ब्रेन में सबसे ज़्यादा हमें दिखी सेरिब्रम रहा है, तो लार्जेस्ट पार्ट ह्यूमन ब्रेन का कौन सा हो गया? सेरिब्रम। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। लेकिन एक बार इन सबकी फंक्शनिंग देख लेते हैं। सेरिब्रम इज योर मेन पार्ट ऑफ थिंकिंग। ये अपर जो पार्ट होता है, दिस फोर ब्रेन जिसे हम बोलते हैं, लिखा भी हुआ है यहाँ फोर ब्रेन जिसे हम बोलते हैं, दिस इज योर मेन थिंकिंग पार्ट। इसी वजह से जब हमें कुछ सोचना होता है या कुछ याद करना होता है, ऐसे नहीं करते कि आ जाए याद। बिकॉज ऑफ दिस रीजन ये वाला जो पार्ट है हमारा मेन थिंकिंग पार्ट होता है, वॉलंटरी एक्शंस लेता है। जो सोच विचार वाले एक्शन होते हैं, जो हम सोच समझ के लेते हैं, वॉलंटरी एक्शंस, ठीक है, जो हमारे कंट्रोल में होते हैं, जिन्हें हम रोक भी सकते हैं, कर भी सकते हैं, ठीक है, दे आर नोन एज वॉलंटरी एक्शंस। तो सेरिब्रम मेन थिंकिंग पार्ट है, वॉलंटरी एक्शन है। ये 3/4 पार्ट ब्रेन का इसी ने कवर कर रखा है। इसके अगेन 4 पार्ट आते हैं, ऑक्यूपेशनल लोब, वो सब अभी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी दो तरीके के ग्लैंड होते हैं, हाइपोथैलेमस मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड है, पिट्यूटरी मास्टर ग्लैंड है। हाइपोथैलेमस को बोलते हैं मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, और पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलते हैं मास्टर ग्लैंड। हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को हैंडल करता है, पिट्यूटरी बॉडी के और सारे ग्लैंड्स को हैंडल करती है। हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को हैंडल करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड बॉडी के और सारे ग्लैंड्स को हैंडल करती है, ठीक है। पिट्यूटरी ही THS थायरोक्सिन हार्मोन होता है जो उसको रिलीज करने का, THS हार्मोन को रिलीज करती है या रिलीज करने का थायराइड ग्लैंड को ऑर्डर देती है। एक तरीके से पिट्यूटरी ग्लैंड बॉडी के सारे ग्लैंड्स का फंक्शन देखती है, और पिट्यूटरी ग्लैंड का फंक्शन हाइपोथैलेमस देखता है। एंड दिस बोथ आर पार्ट ऑफ योर मिड ब्रेन, तो बोथ आर योर पार्ट ऑफ मिड ब्रेन, ठीक है। ये क्या है? मिड ब्रेन। देन पोन्स है, मेडुला है, सेरिबेलम है। सेरिबेलम बैलेंस ऑफ बॉडी बनाता है, बैलेंस ऑफ बॉडी। ये जो हम बैलेंस कर पाते हैं, स्ट्रेट चल पाते हैं, ये जब भी हम डांस वगैरह कर रहे होते हैं, हमारे बॉडी का जो बैलेंस बना रहता है, दैट इज बिकॉज ऑफ योर सेरिबेलम, ठीक है। जब लोग ड्रिंक करके आते हैं तो वो सीधा नहीं खड़े हो पाते हैं। जब भी जो लोग हैं वो ड्रिंक करके आते हैं तो वो सीधा नहीं खड़े हो पाते हैं, बिकॉज क्योंकि जब अल्कोहल वो ड्रिंक करते हैं तो अल्कोहल डायरेक्ट जाके सेरिबेलम पे अटैक करती है, और सेरिबेलम पे अटैक होगा, बॉडी का पोस्चर बिगड़ेगा, बॉडी बैलेंस नहीं बना पाएगी। इस वजह से जब भी कोई बंदा ड्रिंक करता है तो उसको बॉडी का बैलेंस बनाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है, और कुछ नहीं। यहाँ पे ये क्रोपलस डेलोम होता है, क्रोपलस पार्ट होता है जो 2 हेमिस्फीयर को कंबाइन करके रखता है, ठीक है। तो ये हमारा पूरा ब्रेन होता है। ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट सेरिब्रम होता है। सेरिब्रम के अगेन 4 लोब होते हैं, अगेन चार लोब होते हैं इसके, ठीक है। लोब मैंने बता दिया, पार्ट को बोल देते हैं, एक तरीके से 4 पार्ट होते हैं। मिड ब्रेन में हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड। हाइपोथैलेमस इज मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड एंड पिट्यूटरी इज योर मास्टर ग्लैंड। पिट्यूटरी और सारे ग्लैंड्स का हैंडल करता है, और पिट्यूटरी को हाइपोथैलेमस हैंडल करता है, ठीक है।
मेडुला मेडुला और पोन्स इनवॉलेंट्री एक्शंस लेते हैं, मेडुला और पोन्स इनवॉलेंट्री एक्शंस लेते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं, हम सडनली एकदम से कर जाते हैं, दे आर कंट्रोल्ड विद पोन्स और मेडुला। और सेरिबरम जो है वो बैलेंस संभालता है बॉडी का, ठीक है। ओके, मूविंग टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर द सिंथेसाइज ऑफ थायरोक्सिन नेसेसरी, थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है, फॉर्मेशन के लिए क्या आवश्यक है? थायरोक्सिन हार्मोन कब रिलीज होता है? आपने कभी सुना है कि आयोडाइज्ड नमक खाना चाहिए जिसमें आयोडीन ज़्यादा हो? आयोडाइज्ड नमक है, इसमें आयोडीन की मात्रा ज़्यादा है। टाटा नमक है, टाटा नमक के अंदर आयोडीन की मात्रा ज़्यादा है। क्यों खाना चाहिए आयोडीन? क्यों खाना चाहिए आयोडीन? क्योंकि आयोडीन ही थायरोक्सिन को बनवाता है थायराइड ग्लैंड से। थायरोक्सिन इज सिक्रेटेड बाय थायराइड ग्लैंड, ठीक है। और थायराइड ग्लैंड को में से थायरोक्सिन रिलीज करने के लिए आयोडीन बहुत ज़रूरी होता है। इसी वजह से कहते हैं आयोडाइज्ड सॉल्ट खाओ, आयोडाइज्ड नमक खाओ, ठीक है। इसी वजह से बोलते हैं वो सिंथेसाइज ऑफ थायरोक्सिन, बेसिकली थायरोक्सिन को रिलीज कराने के लिए आयोडीन बहुत ज़रूरी है। और आयोडीन की कमी से गोइटर बीमारी हो जाती है, जिसमें जो हमारे नेक के पास ये जिसे हम ट्रैकिया बोल देते हैं, ये वाला जो पार्ट है ये स्वेलअप हो जाता है, दैट इज योर गोइटर। गोइटर हो जाती है आयोडीन की कमी से। ये क्वेश्चन भी आता है कि आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? गोइटर। सिंथेसाइज ऑफ थायरोक्सिन करने के लिए आयोडीन सबसे इम्पोर्टेंट है। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। आयोडीन सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और यहाँ एक रोल भी आता है कि थायराइड ग्लैंड का क्या काम है। देखो, थायराइड ग्लैंड थायरोक्सिन सिक्रेट कर रहा है, ठीक है। थायरोक्सिन को सिक्रेट करने के लिए आयोडीन जरूरी है, ठीक है। थायराइड ग्लैंड का काम क्या है? क्या हो जाएगा अगर हमने आयोडाइज्ड नमक नहीं खाया तो? गोइटर होगा पहला, तो स्पेलिंग गलत हो सकती है। पहली बात तो गोइटर हो जाएगा, दैट इज एक तरीके की बीमारी है जिसमें स्वेलिंग हो जाती है नेक की, स्वेलिंग ऑफ नेक, या थोड़ा सा साइंस की लैंग्वेज में बोले तो ट्रैकिया या फायरनेक्स या लाइनेक्स की, ठीक है। ओके, तो गोइटर हो जाती है। दूसरी, जो थायराइड ग्लैंड है वो सिक्रेट करता है थायरोक्सिन, ये तो पता है। थायराइड जो ग्लैंड है वो हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म संभालता है। क्या संभालता है? हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म संभालता है। व्हाट इज मेटाबॉलिज्म? मेटाबॉलिज्म क्या होता है? मेटाबॉलिज्म बेसिकली होता है एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म। अभी एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म क्या होता है? एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म इज योर मेटाबॉलिज्म। अभी एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म हमारी बॉडी के अंदर, अगर इसको सिंपल लैंग्वेज में समझे तो हमारी बॉडी के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं उन सबको हैंडल करता है थायराइड ग्लैंड। हमारी बॉडी के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं, केमिकल रिएक्शंस का होना इज एनाबॉलिज्म, उनका खत्म होना इज कैटाबॉलिज्म। इस वजह से इन दोनों को कंबाइन करके बनेंगे मेटाबॉलिज्म, विच मीन्स केमिकल रिएक्शन। एक कंप्लीट केमिकल रिएक्शन को हैंडल करता है थायराइड ग्लैंड। जिस वजह से अगर थायराइड ग्लैंड है जो अच्छे से वर्क नहीं करेगा तो हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म भी बिगड़ सकता है, ठीक है। तो मेटाबॉलिज्म इज बेसिकली योर केमिकल रिएक्शन, एक तरीके से केमिकल REX की पावर रिएक्शन, ठीक है। दैट इज योर केमिकल रिएक्शन। और पैराथायराइड ग्लैंड जस्ट इसके थोड़ा सा अपर पार्ट पे प्रेजेंट होता है। पैराथायराइड जो ग्लैंड होता है वो हमारा कैल्शियम और फॉस्फोरस की अमाउंट को हैंडल करता है बोन के अंदर, ठीक है। पैराथायराइड ग्लैंड भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो कैल्शियम और फॉस्फोरस की अमाउंट को हैंडल करता है हमारी बोन्स के अंदर, ठीक है। तो थायराइड ग्लैंड का वर्क होता है मेटाबॉलिज्म को हैंडल करना, बेसिकली केमिकल रिएक्शंस को हैंडल करता है। अब अगर हमने आयोडीन नहीं खाया, थायराइड ग्लैंड अच्छे से नहीं चला तो हमारा मेटाबॉलिज्म बिगड़ सकता है। और आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी? गोइटर, वो तो होगी ही, ठीक है। तो सिंथेसाइज ऑफ थायरोक्सिन, थायरोक्सिन हार्मोन है जो थायराइड निकालता है, ठीक है। हार्मोन क्या होता है? हार्मोन एक तरीके का
केमिकल होता है जो निकलता है। हार्मोन क्या होता है, एक तरीके का केमिकल होता है जो एक छोटी सी क्वांटिटी में भी बहुत होता है, इतनी स्मॉल क्वांटिटी में बहुत होता है वो। ऐसा नहीं है कि हमें लार्ज क्वांटिटी में हार्मोन को सिक्रेट करना पड़े देन जाके हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड करेगी, नहीं, थोड़ी अमाउंट में ही बहुत होते हैं हार्मोन्स, ठीक है। थायराइड ग्लैंड, मेटाबॉलिज्म, केमिकल रिएक्शन, एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो सबको पता होगा, व्हाट इज पीएच ऑफ ब्लड। ब्लड का पीएच कितना है। अब अगर इसमें ऑप्शन 7 दे देना, अगर किसी ऑप्शन को गुम करके यहाँ पे 7 दे दे तो मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन 7 लगाएंगे कि ब्लड तो न्यूट्रल होता है। जी नहीं, ब्लड न्यूट्रल नहीं होता है, 7 नहीं होता है ब्लड का पीएच। 6.4 नहीं, 10 नहीं, 8.4 नो, 7.4 इज योर करेक्ट आंसर। ब्लड का पीएच होता है 7.4। अ लिटिल बिट बेसिक होता है ब्लड, अ लिटिल बिट बेसिक। पीएच स्केल पता है ना हमें, यहाँ पे 7, यहाँ पे 14, यहाँ पे 0, 7 से पीछे पीछे 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 जितने भी आएंगे सारे एसिडिक। 7 से आगे के सारे 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 तक सारे बेसिक, ऑल आर बेसिक। ब्लड का पीएच 7.4 होता है, यहाँ से कुछ 7.4 होता है, ठीक है। दिस इज योर ब्लड। तो ब्लड का जो पीएच है वो 7.4 होता है, अ लिटिल बेसिक होता है, अ लिटिल, ठीक है। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप इज, यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप कौन सा है। आंसर सबको पता है इस क्वेश्चन का, ओ, सी ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी, ओ। लेकिन रीजन इज दैट जिस बंदे का ब्लड ग्रुप ए होता है, जिस बंदे का ब्लड ग्रुप ए होता है उसके अंदर एंटीजन ए प्रेजेंट होता है, उसके अंदर एंटीजन ए प्रेजेंट होता है। एंटीजन एक तरीके से प्रोटीन समझते हैं जो आरबीसीज के ऊपर अटैच्ड होता है एक तरीके से, ठीक है, एक तरीके से वो समझ लो, ठीक है। जिसका ब्लड ग्रुप ए है उसके पास एंटीजन ए है तो उसकी बॉडी में एंटीबॉडी बी होगी। एंटीबॉडी कौन सी होगी, बी होगी, एंटीबॉडी बी होगी, क्योंकि ए तो उसके पास ही है, ए तो उसका फ्रेंड है एक तरीके से, लेकिन बी उसके लिए फॉरेन मटेरियल है, उसकी बॉडी के लिए बी ब्लड फॉरेन मटेरियल है, तो उसकी बॉडी के पास ऑलरेडी प्रोटेक्शन होगी ना बी के लिए, तो एंटीबॉडी बी प्रेजेंट होगी। इस वजह से ए ब्लड वाले बंदे को बी ब्लड वाला बंदा खून नहीं दे सकता। क्यों, जैसे ही बी ब्लड दिया एंटीबॉडी बी को मार देगी, फायदा ही नहीं ब्लड देने का। एंटीबॉडी जो बी उसकी बॉडी में प्रेजेंट है वो उसको मार देगी, बी को, बी ब्लड की सेल्स को या जो भी है। तो ए जिसके अंदर ब्लड है उसके अंदर एंटीजन ए प्रेजेंट होता है और उसके अंदर एंटीबॉडी बी प्रेजेंट होती है। ऐसे ही जिसके अंदर बी है उसके अंदर एंटीजन बी प्रेजेंट होगा, एंटीबॉडी ए प्रेजेंट होगी, तो उसको कभी ए पॉजिटिव ए वाला बंदा खून नहीं दे सकता बी को। लेकिन जो हमारा ओ होता है, जो हमारा ओ ब्लड ग्रुप होता है उसके अंदर कोई एंटीजन नहीं होता है, नो एंटीजन, तो उसके अंदर कोई एंटीबॉडी भी नहीं होती, इसके अंदर कोई एंटीबॉडी नहीं होती है। ओ वाला बंदा किसी को भी जाके खून दे सकता है। और अगर हम स्पेशली बोलें तो ओ नेगेटिव, क्योंकि ओ पॉजिटिव वाला बंदा ओ नेगेटिव को खून नहीं दे सकता, ठीक है। ओ पॉजिटिव कैन नॉट गिव ब्लड टू ओ नेगेटिव। क्यों, क्योंकि ओ पॉजिटिव के पास RH एंटीजन प्रेजेंट है, RH एंटीजन प्रेजेंट है, उसकी बॉडी में जाएगा, RH एंटीजन अटैक करेगा, उसके लिए हार्मफुल हो सकता है। बिकॉज ऑफ दिस रीजन ओ पॉजिटिव को यूनिवर्सल डोनर नहीं बोला जाता। ऑप्शन में हमें पॉजिटिव नेगेटिव साइन का कोई फंडा नहीं है, सीधा पूछ रखा था कि यूनिवर्सल डोनर कौन सा है, तो ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर, दैट इज योर ओ ब्लड ग्रुप, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which endocrine gland is located at the top of the kidney? Okay, endocrine gland कौन से होते हैं पहले तो, endocrine gland
एंडोक्राइन ग्लैंड वो डक्टलेस ग्लैंड होते हैं। डक्ट मैंने बताई थी कि डक्ट बेसिकली हम किसको बोलते हैं, डक्ट पाइप को। किसको बोलते हैं? पाइप को। अगर सिंपल लैंग्वेज में समझे तो डक्ट किसको बोलते हैं? हम पाइप को। एंडोक्राइन जितने भी ग्लैंड होते हैं, जितने भी बॉडी के अंदर एंडोक्राइन ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, वो सारे जो भी उनकी सिक्रीशन है, मतलब जो भी वो हार्मोन सिक्रेट करते हैं, वो डायरेक्टली ब्लड के अंदर सिक्रेट करते हैं। डायरेक्ट टू ब्लड, डायरेक्टली ब्लड के अंदर सिक्रेट करते थे। उनको कोई स्पेशल पाइप के थ्रू ऐसे सिक्रेट करने की जरूरत नहीं पड़ती। दे आर नोन एज एक्सोक्राइन ग्लैंड। जिनको पाइप की जरूरत पड़ती है, जो पाइप के थ्रू ही सिक्रेट करते हैं, दे आर नोन एज एक्सोक्राइन। और जो दोनों का मिक्सर है, हेट्रोक्राइन। मिक्सर का एग्जाम्पल पैनक्रियास दोनों काम करता है, वो पाइप के थ्रू भी, डक्ट के थ्रू भी सिक्रेट कर देता है और डायरेक्टली ब्लड के अंदर भी सिक्रेट करता है। दैट इज योर हेट्रोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, तो एंडोक्राइन ग्लैंड वो ग्लैंड होते हैं जिनके पास कोई डक्ट नहीं होती है, मीन्स वो डायरेक्टली ब्लड के अंदर अपनी सिक्रेशन कर देती है। अब ऐसा कौन सा एंडोक्राइन ग्लैंड है जो किडनी के ऊपर प्रेजेंट है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नहीं। देखो, पूछा है किडनी के ऊपर, पैनक्रियास तो आ नहीं सकता। पैनक्रियास तो खुद एक ऑर्गन है, वो तो स्पेशली है, उसने किडनी के ऊपर पूछा है, पैनक्रियास आ नहीं सकता। हाइपोथैलेमस मिड ब्रेन का पार्ट है, ये यहाँ कहाँ से प्रेजेंट होगा? किडनी के ऊपर। बच गया हमारा एड्रिनल और थायराइड। थायराइड अभी अभी पड़ा, नेक के पास प्रेजेंट है, काट दो। 3 ऑप्शन कट के बच गया एक ही, दैट इज योर एड्रिनल ग्लैंड। दैट इज योर करेक्ट आंसर ए। एड्रिनल ग्लैंड जो है वो किडनी के टॉप पे प्रेजेंट होते हैं। फिगर से देखते हैं, फिगर। हाँ, ये जो दो ग्लैंड है ना, ये दीज आर योर एड्रिनल ग्लैंड्स एंड दीज आर योर किडनीज। अंदर का स्ट्रक्चर बना रखा है इसे। दिस इज बेसिकली योर किडनी, और ये किडनी के अंदर हमारे नेफ्रॉन्स, ये हमारे किडनी के अंदर नेफ्रॉन। ठीक है, नेफ्रॉन। तो ये जो ग्लैंड प्रेजेंट है ऑन द टॉप ऑफ किडनी, दे आर एड्रिनल ग्लैंड्स। एड्रिनल ग्लैंड सिक्रेट करते हैं एड्रिनल नाम का हार्मोन, जो कि इमरजेंसी हार्मोन होता है। क्या सिक्रेट करते हैं एड्रिनल ग्लैंड? एड्रेनलिन, जो कि एक इमरजेंसी हार्मोन है, जो कि क्या है? इमरजेंसी हार्मोन है। इमरजेंसी हार्मोन कैसे? कोई इंसान है, पानी से डर लगता है, किसी को पानी से डर लगता है, सडनली उसके सामने पानी आ जाए तो उसका सडन रिएक्शन होता है, वो भाग जाता है, वो घबरा जाता है, उसकी हार्ट बीट तेज हो जाती है। तो वो जो सडन रिएक्शन एकदम से कैरी आउट होते हैं, दे आर बिकॉज ऑफ एड्रेनलिन। वो किसकी वजह से होते हैं? एड्रेनलिन की वजह से होते हैं। एक तरीके से इमरजेंसी हार्मोन है। इमरजेंसी मतलब एकदम से सडनली रिएक्ट करता है। जैसे कईयों को वाटर से फियर होता है, कईयों को अंधेरे से डर लगता है। मान लो किसी बंदे को अंधेरे से डर लगता है और उसको अंधेरे में भेज दिया, तो उसका सडन रिएक्शन यही होता है कि उसकी हार्ट बीट बच जाती है या फिर वो भागने लगता है। दैट इज़ बिकॉज ऑफ योर एड्रेनल हार्मोन, और इसको सिक्रेट करता है एड्रेनल ग्लैंड, जो कि एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, और ये किडनी के टॉप पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, ओके। ये जो क्वेश्चन मैंने आज इस वीडियो में डिस्कस किए हैं, दे आल और फ्रॉम दिस बुक, ये इस बुक से लिए गए हैं, आर्य सुमित गर्ग सर की बुक है। सो थैंक्स एवरीवन, दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं एक ऐसी ही नई वीडियो में विद अ लॉट ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच।